गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आई होप आप इससे पहले के लेक्चर कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे और आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और आप इससे पहले कि कोई भी लेक्चर को मिस ना करें, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी पूरी एक यूनिट कंप्लीट होने वाली है, तो आप इन्हें मिस ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, जो कि हम पढ़ चुके हैं हमारे न्यूक्लियर प्रोटॉन नाइट्रोजन न्यूट्रॉन थ्योरी में। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूटन जो हाइपोथेसिस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियस है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन जो है वो एक चार्ज लेस पार्टिकल है, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किसके बीच में लगेगा? केवल प्रोटॉन्स के बीच में। ठीक है, यानी जब हम किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, जब उनको हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, यानी कि रिपल्सिव जो कोलम्बियन फोर्स है वो उसमें लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है ना, तो वहां पे क्या है कि इसका मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो क्या हुआ है? बाइंड हो बाइंड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरेटिव तो स्ट्रांग ही है, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसको क्या कर दिया उसने? नेग्लेक्ट करके उन्होंने प्रोटॉन्स को बाइंड किया हुआ है, विच बाइंड्स देम टुगेदर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बाइंड देम मतलब कि प्रोटॉन्स को उन्होंने बाइंड किया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक ऐसा बल जो कि नाभिक के अंदर आवेश को बांधे रखता है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, अब वो केवल न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लगता है और न्यूक्लिय जो भी नाभिक की जो रेंज है उसके अंदर लगता है, यानी कि ये कैसा फोर्स है जो कि एक शॉर्ट रेंज है और केवल अपने उसी रेंज में ही लगता है। और इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक जो ये फोर्स है बहुत ही, यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी सभी की कंपैरेटिव, जो अदर फंडामेंटल जो फोर्सेस हमने पढ़े हैं उनके कंपैरेटिव ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम अब शुरू करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि न्यूक्लियस फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी दिया है कि न्यूक्लियर फोर्स जो कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, अदर जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनकी कंपैरेटिव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, देखिए एक कंपैरेटिव टेबल आपको यहाँ पर दिखाई हुई है कि अगर न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको अगर हम 1 मिले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो उससे 1/100 यानी कि 100 गुना कम है। ठीक है, वीक फोर्स जो है वो 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻14 गुना कम है। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो बहुत ही कम है, यानी 10⁻39, तो बहुत ही कम हो गया, नेग्लेजिबल एक तरीके से। तो ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, वो अट्रैक्टिव के साथ साथ कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की शॉर्ट रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमेशा ही न्यूक्लियस की रेडियस या डायमीटर की रेंज में ही होगा, जो कि हम फर्मीज में लेते हैं 1.5 टू 2 फर्मी के नियर अबाउट हम न्यूक्लियस की रेंज ले रहे हैं, उसकी रेडियस लेते हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज भी यही होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, थर्ड
स्पिन डिपेंडेंस। अब स्पिन डिपेंडेंस से मतलब क्या है कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इनका खुद का एक सेल्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो उसका खुद का है, स्पिन नंबर जो उसका खुद का होता है न्यूक्लियॉन्स का, तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये तो है नहीं कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो इंटरेक्शन के कारण जो उनका स्पिन है उस पर वो डिपेंड करेगा, यानी वो इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियर फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पिन पर डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस के। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्यों कि हमारे पास दो तरीके के चार्ज पार्टिकल है, एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है और एक है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब यदि मान लीजिए कि इन दोनों पर यानी कि चार्ज पर अगर ये डिपेंड करता, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको हम स्टडी नहीं कर पाते इन दी न्यूक्लियस। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। वो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, उन सभी के लिए ही न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, वो सभी पर ही सेम लगता है। ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, यानी कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल जो पार्टिकल है उन पर मैं कम लगूंगा और पॉजिटिव पर ज्यादा लगूंगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स सभी यानी कि NN, PP और NP, इन तीनों ही इंटरेक्शंस के लिए क्या होता है, सेम होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड है चार्ज सिमेट्री, यानी चार्ज सममितता। तो वही चीज है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है NN और NP, उसके कारण वो चेंज नहीं होती है, वो सेम होती है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्टिंग बिटवीन NN and NP आर सिमिलर, बट इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम NP न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आइसोस्पिन डिपेंड करता है, इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जा यानी डिफर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो चार्ज सिमेट्रिक यानी उसमें आवेश के प्रति सममितता मिलती है, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो सेम है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो NP के लिए डिफर हो जाती है। और वो क्यों है, क्योंकि वो आइसोस्पिन पर, जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके आइसोस्पिन पर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर सिक्स प्रॉपर्टी है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। अब सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि न्यूक्लियर फोर्स किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है और बाकी के न्यूक्लियॉन्स पर नहीं इफेक्टिव है, तो वो हम सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर एक कोई हम न्यूक्लियस ले यानी कि प्रोटॉन ले लें न्यूट्रॉन ले लें, तो उस पर उसके जो इंटरेक्शन है या वो इंटरेक्ट करेगा, कोलिजन करेगा, कुछ भी करेगा, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसके नियरेस्ट जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उसके बीच में ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी दूर वाला है उसके कारण भी लगेगा। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स में भी मौजूद होती है। ठीक है। कि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली बिटवीन द टू नियरेस्ट न्यूक्लियॉन्स, जो एकदम पास होते हैं उन्हीं के ही बीच में लगता है, दूर वालों में नहीं लगता है। तो इट इज नेग्लिजिबल फॉर द अदर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक्सचेंज बिहेवियर। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक तरीके का एक्सचेंज फोर्स है, तो आप इसको इतना ही सिंपली समझ लें, ये प्रॉपर्टीज के लिए हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद है कि नॉन सेंट्रल कंपोनेंट या टेंसर फोर्स। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका कुछ पोर्शन नॉन सेंट्रल कंपोनेंट या टेंसर फोर्स की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंसर फोर्स क्या होता है कि जब हम कपलिंग करते हैं स्पिन और ऑर्बिटल मोशन में, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस फोर्स है उसमें जो पोटेंशियल फील्ड है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन सेंट्रल फोर्स की तरह। ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है कि जो टेंसर फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिटल फोर्स कंपोनेंट है वो डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। यानी अब हमने क्या कहा है कि नॉन सेंट्रल की जो टेंसर फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो स्पिन ऑर्बिटल फोर्स कंपोनेंट हमें मिलता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ पोर्शन जो है वो उस पर डिपेंड कर, यानी टेंसर फोर्स की तरह होता है, और कुछ पोर्शन जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि 100% नहीं है, आप 50-50% मान सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो है वो उस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनका बेसिस क्या है, उनका यानी वो किस वजह से या किस कारण से हमने उनको इसकी प्रॉपर्टी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आपकी बुक्स में दो के लिए और है तो वो आप खुद पढ़ सकते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंस और चार्ज सिमेट्रिक वाली जो प्रॉपर्टीज थी, दो हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो Nn और Np के बीच में सेम लगता है। तो अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए, या ये कहें कि जो हमने पहले देखा उसके आधार पर हमने ये कहा कि भाई जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंस है। तो हमने स्टडी करने के लिए लिए दो न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई लिए, ठीक है, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इसमें लिए अब मिरर न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, जिनमें की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो एक दूसरे के एक्सचेंज होके होती है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन दो है। लेकिन वही हीलियम जो हमने लिया है उसमें क्या है, प्रोटॉन दो है, न्यूट्रॉन एक है ना। तो उनकी जो संख्या वो एक्सचेंज हो गई। तो ऐसे जो न्यूक्लियाइज होते हैं उनको हम मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इनको हमने लिया फॉर द प्रूविंग चार्ज सिमेट्री ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी है वो हमने यहाँ दिखाई हुई है, हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमने यहाँ दिखाई हुई है, ठीक है। और इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जीज में जो डिफरेंस है वो इतना है, ठीक है। अब जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला तो उसके लिए एक अजम्पशन लिया गया कि भाई इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो सेम है, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है वो रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स के कारण है। क्योंकि जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम में दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन होने की वजह से उनमें जो रिपल्सिव एडिशनल जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसमें लगा, तो वो क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था और दो न्यूट्रॉन थे, तो ऑब्वियस है उनके उधर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ नहीं है लेकिन हीलियम में मौजूद है। तो ये अजम्पशन किया गया कि भाई जो ये डिफरेंस है वो इसकी वजह से है कि भाई हीलियम में क्या है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, कोलम्बियन एनर्जी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने रेडियस आर को कैलकुलेट किया। ई की वैल्यू हमारे पास ये रही 0.711 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू हमें पता है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आर की वैल्यू आती है 2.24 फर्मी, जो कि किस ऑर्डर की है, न्यूक्लियस की साइज की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अजम्पशन लिया था वो क्या है, अज्यूम टू बी करेक्ट, कि जो हमने अजम्पशंस लिए थे कि वो सही है, कि जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियर फोर्स की बिटवीन दी सिमिलर न्यूक्लियॉन्स, यानी कि Nn और Np के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो तो सेम है, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आ रहा है, रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स के कारण, जो कि पीपी न्यूक्लियॉन्स के बीच में उपस्थित है, ठीक है। तो इससे यहां से वो प्रॉपर्टी निकल के आई कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज सिमेट्रिक है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने ये मिरर न्यूक्लियाइज के लिए हमने इसको स्टडी किया, इसी चीज को आइसोबैरिक जो इस तरीके से सामने आपको ग्रुप्स दिखा रखे हैं, तो इन दो ग्रुप्स आइसोबैरिक ग्रुप्स के लिए भी जब इसको स्टडी किया गया तो सेम चीज रिजल्ट निकल के आए। तो वहां से और इसको एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला कि जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है वो सही है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो उसको हमने किस तरीके से प्रूफ किया कि यदि मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर
एक न्यूक्लियन बाकी सारे के सारे न्यूक्लियस से इंटरेक्शन कर रहा है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियाइज है, मान लीजिए कि मास नंबर ए है हमारे पास, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की टोटल मिला के संख्या कितनी है, ए है, और वो बाकी के A-1 उसको कम कर दे किसी भी एक न्यूक्लियाई के, इसलिए स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इंट्रैक्शन है वो कितने होने चाहिए थे, A मल्टीप्लाई A-1 डिवाइडेड बाय 2, इतने ग्रुप्स होने चाहिए थे जिनमें कि इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किस प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए थी, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जब हमने बी बाय ए का जो ग्राफ पढ़ा, जो हमने पिछले बाइंडिंग एनर्जी वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने उसको पढ़ा था, स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि ए इज ग्रेटर देन 16 के बाद, है ना, उधर क्या था कि बी बाय ए यानी कि पर यूनिट मास नंबर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो यहां से हमें जो डिफरेंस मिला कि भाई बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमें कैसे बढ़ रही है, वो बी प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसमें इंट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन बॉन्ड जो है वो ओनली इंट्रैक्शन के कारण बिटवीन द नियरेस्ट, यानी कि उसमें प्रोपोर्शनल जो मास नंबर है उसके ही वो प्रोपोर्शनल है, और नियरेस्ट जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में ही वो इफेक्टिव है, इसके अलावा वो इफेक्टिव नहीं है। तो दस B by A is equal to constant shows the saturation of the nuclear force। जो B by A हमें constant मिल रहा है, ठीक है ना, मीन बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट जो मिल रही है वो न्यूक्लियर फोर्स के सैचुरेशन को शो कर रही है। इसी तरीके से आपकी दो प्रॉपर्टीज और हैं जिनका की प्रूफ दिया हुआ है, जिसको कि आप अपने पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स को मिस ना करें, रेगुलर पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप रेगुलर पढ़ते रहें और किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच।